नमस्कार बच्चों। आज का हमारा काव्य खंड का जो तीसरा पार्ट है वो हम करेंगे रामनरेश त्रिपाठी, यानी हमारी कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 का काव्य खंड का पाठ क्रमांक 3 रामनरेश त्रिपाठी। और इनकी एक कविता हमारे इस पाठ्यक्रम के अंदर संकलित है जिसका नाम है पथिक। तो कविता करने से पहले हम एक बार रामनरेश त्रिपाठी का परिचय प्राप्त कर लेंगे कि रामनरेश त्रिपाठी हिंदी साहित्य के अंदर या हिंदी जगत के अंदर किस प्रकार से जाने जाते हैं, उनकी किस प्रकार की रचनाएं हैं, उन्होंने क्या लिखा है और किस प्रकार से। तो रामनरेश त्रिपाठी का जन्म 1881 ईस्वी में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। इनका 1881 ईस्वी में जन्म और इनकी मृत्यु है वो 1962 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1962 ईस्वी। यानी जन्म 1881, 1962 जो इनका जीवन काल है। इनका जन्म है वो कोहीपुर जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। गांव का नाम है कोहीपुर, कोहीपुर जिला है जौनपुर उत्तर प्रदेश। वर्तमान में जौनपुर जिला वर्तमान में भी है और उस समय भी ये था स्थान। तो अब वर्तमान में ये क्या है, जौनपुर जिला है उत्तर प्रदेश का प्रमुख जिला। तो 1881 में इनका कोहीपुर जौनपुर के अंदर जन्म होता है। अब रामनरेश त्रिपाठी जो कवि है वो खड़ी बोली हिंदी के बहुत श्रेष्ठ कवियों में उनकी गणना होती है। रामनरेश त्रिपाठी का जो काव्य है वो कौन सी भाषा के अंदर है? तो खड़ी बोली हिंदी के अंदर आता है। तो रामनरेश त्रिपाठी छायावादी पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। यानी जो इनकी रचना है छायावादी पूर्व काल, तो छायावादी काल है, तो छायावाद का जो काल है वो 1920 से लेकर के और 1940 के बीच में माना जाता है। इसके बीच में यानी को कहीं 1918 से 1936 के आसपास मानते हैं, कहीं का 1918 से लेकर के 38-40, यानी कुल मिला के अगर मोटे रूप में देखें तो 1920 से 1940 के बीच का कालक्रम है वो छायावादी कालक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? छायावादी कालक्रम कहलाता है, कालक्रम। अब इस छायावादी कालक्रम से पहले की यानी जो इनकी रचनाएं है वो थोड़ी सी इस कालक्रम से क्या है, पहले के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। छायावाद पूर्व यानी छायावाद से पहले इन्होंने 1900 से 1920 के आसपास की जो रचना है वो प्रमुखता से लिखी है। और इस समय इन्होंने जो खड़ी बोली के अंदर जितनी भी रचनाएं लिखी थी वो कौन सी भाषा के अंदर लिखी थी, कौन सी बोली के अंदर? तो खड़ी बोली, यानी वर्तमान समय की जो हम हिंदी पढ़ रहे हैं उस हिंदी के अंदर इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी थी। इनकी आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू का ज्ञान, यानी जिन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा पूरी की उसके बाद हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू का इन्होंने बहुत अच्छा स्वाध्याय करके और अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने उस समय के कवियों के विषय वस्तु समाज सुधार के स्थान पर रोमांटिक प्रेम, यानी उससे पहले यानी इनसे पहले जितने भी कवि थे तो उनके जो कविता का विषय होता था वो समाज से संबंधित होता था, समाज सुधार, उसकी कुरीतियां, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के। तो उन्होंने उसको वहां से समाज सुधार के विषय को हटा करके और रोमांटिक प्रेम के यानी प्रेम के ऊपर कविताएं लिखना इन्होंने क्या किया, शुरू किया। यानी रोमांटिक प्रेम, जब जो प्रेमी प्रेमिका का प्रेम होता है उसके ऊपर इन्होंने कविता लिखना आरंभ किया था। उससे इनसे पहले जितनी भी कविताएं हो रही थी तो वो सारी की सारी किसके ऊपर हो रही थी? समाज सुधार या अन्य किसी विषयों के ऊपर, जो सामाजिक सरोकार से जो जुड़े हुए विषय हैं उन विषयों के ऊपर हो रही थी। लेकिन इन्होंने जब अपनी कविता आरंभ की तो इनकी कविता का जो विषय था वो इन्होंने क्या कर दिया, प्रेम को या रोमांटिक प्रेम को। अब इसके साथ साथ इन्होंने जो सबसे बड़ी बात थी वो इनकी कविताओं में थी देशभक्ति और व्यक्तिकता। व्यक्तिकता का मतलब होता है व्यक्ति विशेष की अपनी पहचान, और देशभक्ति या राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होना। इनकी कविताओं के अंदर बहुत ही वो कहते अव्वल दर्जे का या ऊंचे दर्जे का राष्ट्रीय प्रेम वो अभिव्यक्त होता है। इन्होंने अपनी कविताओं के अंदर उस राष्ट्रीय प्रेम की अभिव्यक्ति की है जो इन्होंने उस स्वरूप के अंदर जिया। अब आगे कह रहे हैं कि इनकी कविताओं में देश प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम दोनों मौजूद है, लेकिन देश प्रेम को विशेष स्थान दिया गया। यानी इन्होंने अपनी कविताओं के अंदर
देश प्रेम को विशेष स्थान दिया है। किसको? देश प्रेम को, देश प्रेम को इन्होंने विशेष स्थान दिया है। अपनी कविताओं के अंदर देश प्रेम को इन्होंने विशेष स्थान दिया है, यानी इनकी प्रत्येक कविताओं के अंदर राष्ट्रीयता का भाव है वो झलकता है। किसका भाव झलकता है? तो राष्ट्रीयता। ठीक है, किसका भाव झलकता है? तो राष्ट्रीयता का भाव झलकता है। अब इन्होंने इनकी एक प्रमुख रचना जो कविता कौमुदी 8 भागों में इनकी एक प्रमुख रचना है, इनकी प्रमुख रचना का नाम क्या है? कविता कौमुदी। कविता कौमुदी। ये कितने भागों के अंदर है? इसके 8 भाग है, भाग 8, यानी इस पुस्तक के इन्होंने 8 भाग है और इन सब के पूरी इस पुस्तक के अंदर इन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की जितनी भी अपनी जो लोकप्रिय कविता है उनका इन्होंने क्या किया है? संकलन किया है। यानी इस पूरे काव्य खंड के अंदर, या ये जो पूरे कविताओं का जो खंड काव्य इसको कह सकते हैं, उसके अंदर इन्होंने अपनी उस समय की जितनी भी कविताएं थी राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति से परिपूर्ण, उन कविताओं का उन्होंने क्या किया है? संग्रह किया है। उन कविताओं को इसमें संग्रहित किया है या एकत्रित किया है। फिर है इन्होंने कि जिसी खंड में ग्राम गीत, यानी इनको जो सबसे ज्यादा जाना जाता है गांव के गीतों के लिए, उन्होंने यहाँ इस खंड काव्य के अंदर एक ग्राम गीत नाम से एक संकलन किया है। ग्राम गीत, ग्राम गीत का मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष के अंदर जो गांव के अंदर गीत गाए जाते हैं, यानी वे गीत जो किसी क्षेत्र के अंदर लोकल भाषा के अंदर या अन्य बोलियों के अंदर जो गाँव के अंदर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक, धार्मिक या गाँव के अंदर जो वैवाहिक वगैरह गीत गाए जाते हैं, वो गीत इनके अंदर इन्होंने क्या किए हैं? संकलित किए। इन्होंने अपने गीतों के अंदर एक प्रकार से वो कह सकते हैं अपन कि इन्होंने अपने गीतों के अंदर संपूर्णता से इन ग्राम गीतों का जो संकलन है वो किया है। और ऐसा भी कहते हैं कि रामनरेश त्रिपाठी ने इन ग्राम गीतों के संकलन के लिए ये कई दिनों तक छुप छुप करके और गांव में जाते थे, और औरतें जब गांव के गीत गाती थी तो छुप छुप करके सुनते थे और उनको लिख लिख करके और एकत्रित करते थे। तो इन्होंने बहुत परिश्रम करके और ग्राम गीतों का क्या किया है? संकलन किया है, जिन्होंने गांव गांव घूमकर एकत्रित किया। लोक साहित्य के संरक्षण की दृष्टि इनका, यानी लोक साहित्य का मतलब होता है जो हमारे गांव के अंदर जो साहित्य बिखरा हुआ पड़ा है, लोक के अंदर जो साहित्य बिखरा हुआ पड़ा है, इस साहित्य को क्या करना? संग्रहित करना या एकत्रित करने का जो काम किया है, ये पहली बार मौलिक रूप से यानी पहली बार अगर ये इन सबको साथ करने का प्रयास किया था मौलिक रूप से, तो वो किसने किया था? रामनरेश त्रिपाठी ने किया था। यानी इनको एकत्रित या संग्रहित करने के लिए ये गांव गांव भटके थे। कई महिलाएं जब गांव के गीत गाती थी तो बैठ करके उनके गीतों को क्या करते थे? सुनते थे, और सुन करके और एकत्रित करके और इन्होंने इनका क्या किया है? संग्रहण किया है। अब आगे आता है फिर है हिंदी में वो बाल साहित्य। जैसे आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे बच्चे थे कॉमिक्स पढ़ने के लिए, ऐसे ही हिंदी के अंदर बाल साहित्य यानी बच्चों के लिए जो साहित्य, जो कहानियां लिखी, उसके भी ये जनक कहे जाते हैं। यानी हिंदी के अंदर ये बाल साहित्य के भी क्या कहे माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं। इन्होंने हिंदी के अंदर बाल साहित्य जो लिखा उसका आरंभ भी इन्होंने किया। किसका? तो बाल साहित्य का। आजकल आप देखते हो बच्चे, एक छोटी सी किताब आती है चंपक, छोटू मोटू, ऐसी जो छोटी छोटी किताबें जो बच्चों को क्या करती है? आनंदित करती है, जिन्हें पढ़ करके और बच्चे आनंदित होते हैं। ऐसी पुस्तक, ऐसे साहित्य का इन्होंने भी क्या किया था? बहुत ज्यादा लेखन किया था। उन्होंने कई वर्षों तक इन्होंने पत्रिका निकाली थी जो बच्चों के लिए, जिसका नाम था वानर। अब आपको पता है वानर क्या है? बंदर। यानी बंदर के नाम पे ये वानर पत्रिका थी जो उन्होंने बच्चों के लिए निकाली थी, और जिसके अंदर बच्चों के लिए बाल साहित्य है वो छपता था और बच्चे पढ़ करके आनंदित होते थे। अब इन्होंने जिसमें मौलिक और शिक्षा प्रद, अब यह ध्यान रखना कि बच्चों को अगर उनका चरित्र विकास करना है तो छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से, छोटे छोटे वो प्रेरकों के माध्यम से, उसके अंदर यानी कहानियां बंदर हाथी की होती थी, लेकिन उनके अंदर एक शिक्षा देने का काम किया जाता था कि इस प्रकार से करोगे तो इसका परिणाम ये होगा। जैसे आपने सुना होगा शेर और एक खरगोश की कहानी है, छोटी सी कहानी है, सामान्य कहानी है, लेकिन जब इससे हम जीवन के अंदर शिक्षा लेते हैं तो हमें ये मिलती है कि अगर आप छोटे हो बड़े हो कोई मायने नहीं रखता। अगर आपके पास मस्तिष्क है, आपके पास दिमाग है, आपके पास चतुराई है, तो आप अपने से 100 गुना बड़े व्यक्ति को आसानी से परास्त
कर सकते हो। तो यानी बालकों के अंदर चरित्र निर्माण की और शिक्षाप्रद जो कहानियां थी वो इस वानर पत्रिका के अंदर ये छापते थे। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न प्रकार के कविता, नाटक, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण आदि लिखे। आज जो अपने इस पाठ का जो विषय है, यानी आज हम जो पढ़ेंगे, हमारे इस के अंदर उन्होंने कौन सी रचना है, तो इसके अंदर उन्होंने एक पथिक नाम से एक रचना लिखी थी। उस रचना का यहाँ समावेश हमारे इस पाठ के अंदर, रामनरेश त्रिपाठी पाठ के अंदर किया गया है। यानी पथिक का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है चलने वाला या राह पर अपना कर्म करने वाला। तो जो चलने वाला व्यक्ति होता है, तो शीर्षक खंड से ये एक लिया गया है पथिक शीर्षक से। किस शीर्षक से लिया गया है? तो पथिक शीर्षक से लिया गया है। और इस कविता का जो शीर्षक है वो भी क्या है? पथिक है। ये एक खंड काव्य था जिसके अंदर से ये यहाँ जो कुछ अंश है वो लिए गए हैं। अब इस दुनिया के अंदर ध्यान रखना कि सब जगह अपन ये मानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है, वेदना ही वेदना है। ऐसे समय के अंदर पथिक जो है वो प्रकृति के रूप सौंदर्य के ऊपर क्या हो जाता है? पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। और प्रकृति के इस सौंदर्य को देख करके, यानी जब हम चलते हैं, एक राह चलता हुआ व्यक्ति जब घर से बाहर निकल के प्रकृति के साथ जाता है, रास्ते पे चलता है, तो अपने चारों ओर का जो प्राकृतिक परिवेश है उसको वो देख करके किस प्रकार से आनंदित होता है, किस प्रकार से वो प्रसन्न हो जाता है, उसका यहाँ पर वर्णन है वो रामनरेश त्रिपाठी ने किया है। कि एक राह चलता हुआ पथिक किस प्रकार से प्रकृति के सौंदर्य के ऊपर, यानी चारों ओर से जो प्रकृति की सुंदरता है उस सुंदरता के ऊपर क्या हो जाता है? मुग्ध हो जाता है। प्रकृति के रूप सौंदर्य के ऊपर आनंदित हो जाता है और प्रकृति का जितना भी ये आनंद उत्साह है उसके ऊपर आनंदित होकर के और संन्यास ग्रहण करने के लिए वो चला जाता है। लेकिन वो जब संन्यास ग्रहण करने के लिए जाता है तभी उसको एक साधु मिलता है और वो उससे कहता है कि इस प्रकृति से पहले भी कुछ है, यानी तुम्हारा अभी तो जीवन क्या है, यानी वो साधु उन्हें समझाता है कि तुम्हारा जीवन अभी क्या है? छोटा है। और अभी से अगर तुम इस प्रकार से ये देश सेवा प्रकृति के लिए अगर इतना कर रहे हो तो इससे तुम्हारे देश की सेवा कौन करेगा? तो उस साधु के प्रवचनों से वो प्रभावित होकर के और देश सेवा का वो क्या ले लेता है? व्रत ले लेता है। क्या ले लेता है? देश सेवा का व्रत ले लेता है। यानी वो देश सेवा का भाव लेकर के, देश सेवा का व्रत लेकर के और वापस पुनः आ जाता है। यानी अब देश सेवा का व्रत का मतलब क्या है? इनकी कविता है वो, ये कविता 1947 से पूर्व लिखी गई है, ठीक है। और आपको पता है कि 1947 से पूर्व हमारा देश था वो क्या था? अंग्रेजों का गुलाम था। क्या था? अंग्रेजों का गुलाम था। और अंग्रेजों का जब देश गुलाम था, ऐसे समय के अंदर कोई व्यक्ति प्रकृति के रूप सौंदर्य के ऊपर मुग्ध होकर के और एक युवा व्यक्ति अगर जाता है तो ये उसके लिए क्या होगा? बहुत बड़ा धिक्कार होगा। अपना देश तो गुलामी की बेड़ियों में पड़ा था और वो आनंद की बात ढूंढ रहा है। तब ऐसे समय में उसको एक साधु है वो क्या देता है? संदेश देता है। क्या देता है? संदेश देता है कि तुम्हारा जो राष्ट्र है वो गुलाम है और तुम यह प्रकृति के। उस साधु के प्रभाव से, उस साधु के उपदेश के प्रभाव से वो वापस पुनः क्या है? किसका व्रत लेता है? तो देश सेवा का व्रत ले लेता है। यानी वो ये ठान करके आ जाता है कि मुझे अब क्या करनी है? देश सेवा करनी है। और अब मैं अपने राष्ट्र की क्या करूंगा? देश सेवा करूंगा। अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ समर्पण करने का भाव मैं रखूंगा। अब जब वो देश सेवा के लिए आ जाता है और फिर उसे वो प्रयास करता है, उसे जो शासन है वो पकड़ करके और मृत्यु दंड दे देता है। और मृत्यु दंड देने के बाद उसकी जो समाज के अंदर यश है, जो नाम है, वो कीर्ति है, वो बनी रहती है। यानी रामनरेश त्रिपाठी ने इस कविता के माध्यम से क्या समझाने का प्रयास किया है? तो रामनरेश त्रिपाठी ने इस कविता के माध्यम से तत्कालीन जो परिस्थितियां थी उसका बहुत अच्छे से चित्रण करते हुए ये बताने का प्रयास किया है कि उस समय समाज के अंदर किस प्रकार से लोगों के अंदर हमारे देश को, राष्ट्र को आजाद कराने के लिए जो भाव था वो किस प्रकार से पैदा होता था, किस प्रकार से इस भाव को पैदा किया जाता था। और जो राष्ट्र प्रेम या देश सेवा का जो व्रत लेता है या इसका जो भाव लेता है, उसका जो हमेशा जो कीर्ति है वो हमेशा बनी रहती है, उसका यश है वो हमेशा बना रहता है। ठीक है। अब अगली दो कविताएं हैं। अगली कविताओं के अंदर उसके बाद वो सागर के किनारे खड़ा होकर के और पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध होता है।
प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य से वो मधुर मनोहर उज्जवल प्रेम की कहानी की तरह, यानी वो ये चाहता है कि जो प्रकृति का जो प्रेम है वो कैसा है, उज्जवल, एकदम स्पष्ट साफ, यानी किसी भी छल कपट रहित और एक आनंद रहित प्रेम है। और उस प्रेम को वो पाने के लिए किस प्रकार से उस प्रकृति को निहारता है, इसका वर्णन है जो इस कविता के अंदर किया गया है। फिर यह स्वच्छंदवादी रचना में प्रेम, भाषा और कल्पना का, यानी ये जो रचना है ये क्या स्वच्छंदवादी है, यानी किसी भी बंधनों के अंदर बंधी हुई नहीं है, एकदम स्वतंत्र रचना है, पूर्णतः स्वतंत्र रचना होकर के। और पूरी तरह से यह कविता क्या है, एक अच्छा भाषा, भाव और एक श्रेष्ठता से कल्पना का जो संयोग कह सकते हैं कि कवि ने किस प्रकार से अपनी कल्पना की है। और रामनरेश त्रिपाठी थे, वो अंग्रेजों के इन्होंने विरोध में बहुत ही राष्ट्रवादी कवियों की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने तो ये लिखा था कि पराधीन रहकर अपना सुख शोक ना कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। यानी पराधीन रह करके, अगर कोई पराधीन किसी के अधीन है और वो अधीन रह करके और बड़ी बड़ी बातें करता है, वो उसके अधीन रह करके और बड़ी बड़ी बातें करता है, अपना कष्ट उसे नहीं हो रहा है किसी के साथ अंतर्गत रह करके और वो फिर भी आनंदित है, इसका मतलब फिर वो क्या है, इंसान नहीं है, मानव नहीं है, वो क्या है, पशु है। यानी उसके अंदर अपनेपन का भाव, अपने राष्ट्र के प्रति भाव और स्वाभिमान का भाव नहीं है। इसलिए प्रखर राष्ट्रीय या प्रखर राष्ट्र, जो प्रखर राष्ट्रवादी जो लोग हैं उनकी श्रेणी के अंदर, प्रखर राष्ट्र कवि की श्रेणी के अंदर रामनरेश त्रिपाठी का नाम आता है। चलिए अब अपन इनकी कविता का आरंभ करते हैं, शुरू करते हैं इनकी कविता कि इन्होंने यहाँ जो हमारी कविता दी है वो किस प्रकार से। तो यहाँ कविता है जिसका हमारा विषय है पथिक। यहाँ जो कविता दी हुई है उसका हमारा जो विषय है वो क्या है, पथिक। अब देखो पथिक कविता के अंदर किस प्रकार से कवि क्या लिख रहा है। तो प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सुमुख छिड़क रही है नभ में वारित वाला। यानी जब कवि बाहर निकलता है, प्रकृति के सौंदर्य को देखता है, जब कवि वहां से बाहर निकल करके और प्राकृतिक सौंदर्य को जब वो देखता है, प्रकृति के सौंदर्य को जब वो देखता है, तो किस प्रकार से उसका मन है वो आनंदित हो जाता है, किस प्रकार से वो उस प्रकृति को देख करके प्रफुल्लित हो जाता है। उसका जो संपूर्णता के अंदर जो एक भाव है, पूरी तरह से एक आनंदित होने का जो भाव है, वो किस प्रकार से एक पूरी तरह से अपने मनोमस्तिष्क के छा जाता है। तो यहाँ कह रहा प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रंग बिरंग निराला। यानी यहाँ पर कवि ये कह रहा है कि जो प्रकृति है, प्रतिक्षण, प्रतिक्षण का मतलब होता है हर पल। प्रतिक्षण का मतलब क्या होता है, प्रतिक्षण, प्रतिक्षण का मतलब होता है हर पल। क्या होता है, हर पल। प्रतिक्षण नूतन, नूतन का मतलब होता है, नूतन का मतलब होता है नूतन, नूतन का मतलब होता है नया, नूतन का मतलब क्या होता है, नया। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर, वेश का मतलब होता है उसका स्वरूप, वेश का मतलब क्या होता है उसका परिवेश, वेश का मतलब क्या होता है स्वरूप या परिवेश, उसका स्वरूप या परिवेश, उसका स्वरूप या परिवेश। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रंग बिरंग का मतलब होता है अलग अलग प्रकार। आपने देखा होगा जब प्रकृति खिलती है और प्रकृति के अंदर चारों तरफ हरियाली छा जाती है और उसके बाद जितने भी छोटे मोटे जो पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूल आ जाते हैं, चारों तरफ आनंदित करने वाला मौसम हो जाता है। अभी जो वर्तमान का जो समय है, अभी का जो समय है, चारों तरफ वर्षा हो रही है, पेड़ पौधे हैं वो क्या है पूरी तरह से हरियाली से, पूरी तरह से क्या है, पूरी धरती है वो हरियाली की चादर उसमें ओढ़ रखी है। और इन्हीं पेड़ पौधों के ऊपर जब रंग बिरंगे क्या खिल जाते हैं, फूल खिल जाते हैं, तो ये प्रकृति कैसी हो जाती है, रंग बिरंगी हो जाती है। और इस रंग बिरंगी प्रकृति के अंदर चारों तरफ जो एक आनंद का माहौल है, एक उत्साह का माहौल है वो हो जाता है। तो रंग बिरंग निराला, निराला का मतलब होता है अद्भुत, ऐसा जो मतलब अपने आप में क्या हो, एक तरह से अलग हो। जब धरती के ऊपर हरियाली की चादर आ जाती है, धरती के ऊपर जब एक आनंदित चादर आ जाती है, उस समय किस प्रकार से कैसा जो रंग रूप हो जाता है वो देखते ही कवि ये कह रहा है कि प्रतिक्षण, यानी एक एक पल प्रकृति का जो रूप है, एक एक पल क्या हो रहा है, नया हो रहा है। उसका परिवेश एक एक पल के अंदर क्या हो रहा है, बदल रहा है। एक एक पल के अंदर उसका जो परिवेश है वो अपनी नवीनता की सीमाओं के अंदर जा रहा है। एक एक पल के अंदर उसका जो स्वरूप है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है।
यानी फिर कवि कह रहा है प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। रवि, रवि का मतलब होता है सूर्य। रवि, रवि का मतलब होता है सूर्य के सम्मुख। सम्मुख का मतलब होता है सामने। सम्मुख यानी सामने। रवि के सम्मुख थिरकना। थिरकना का मतलब होता है नाचना। थिरकना, थिरकना का मतलब होता है थिरकना मतलब नाचना। क्या होता है? नाचना। यानी रवि यानी सूर्य, सम्मुख यानी सामने, थिरकना यानी नाचना। तो सम्मुख थिरक, सॉरी थिरकना नहीं, सिर्फ थिरक। थिरक रही है नभ में वारिद माला। वारिद माला का मतलब होता है बादलों की माला। वारिद किसका पर्यायवाची है? तो बादलों का। वारिद माला का मतलब क्या हो जाएगा? बादलों की माला। क्या हो जाएगा? बादलों की माला। यानी प्रकृति का जो स्वरूप है बादलों की माला, प्रकृति का जो स्वरूप है चारों तरफ एक आनंदित हो रहा है। प्रकृति अपने आप में पूरी तरह से एक मदमस्त होकर के और चारों तरफ अपने स्वरूप को क्या कर रही है? बिखेर रही है। चारों तरफ उसका आनंद ही आनंद हो रहा है। और ऐसे समय में जो सूर्य की किरणें आ रही है, क्योंकि प्रकृति सावन का मौसम होता है तो बादल ही बादल हो जाते हैं। जैसे ही सूर्य की किरणें आ रही तो सूर्य के सामने क्या हो गया? बादल है जो मालाएं बना करके और उसके सम्मुख क्या हो रहे हैं? नाच रहे हैं। तो प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद वाला। और नभ का मतलब क्या होता है? आकाश। नभ का मतलब क्या होता है? तो नभ का मतलब होता है आकाश। क्या होता है? आकाश। यानी आकाश के अंदर बादलों की जो मालाएं हैं वो बन करके और सूर्य के सामने क्या कर रही है? नृत्य कर रही है। आपने देखा होगा सावन के माह के अंदर किस प्रकार से, जैसे सावन भादों के अंदर जब बरसात होती है चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा जाती है। और इसके बीच जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य कहीं बादलों से थोड़ा थोड़ा दिखता है। तो सूर्य के चारों ओर जो बादल बादल दिखते हैं, कवि कल्पना करके कह रहा है कि उसके चारों ओर क्या है? बादलों ने अपनी मालाएं बना करके और उसको क्या कर लिया है? घेर लिया है। जैसे किसी व्यक्ति का स्वागत करते हैं, उसको माला पहनाते हैं, उसी प्रकार ऐसे लग रहा है ये प्रकृति रंग बिरंगे आनंदित होकर के और सूर्य का क्या कर रही है? स्वागत कर रही है। ठीक है विद्यार्थियों, इससे आगे अपन कल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।